अस्सलाम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम हमारी आवाज़ के साथ मैं हूँ शाह शिराज। आज के खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद है जिनके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं होती। मेरे साथ आज तंजीमी बहाली कमेटी MKM के सरबराह डॉक्टर फारूक मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग फारूक भाई। फारूक भाई, पहले MKM, उसके बाद MKM हकीकी, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे बाद पाक से ज़मीन पार्टी, फिर उसके बाद MKM लंदन, फिर MKM पाकिस्तान, फिर MKM PIB, फिर MKM हैदराबाद, अभी तंजीमी बहाली कमेटी। फारूक भाई, जो इन फ्यूचर हमें MKM कमर्शियल सेविल, MKM कमर्शियल 8, MKM आमिर आर्केड या खालिद प्लाजा के तरह नज़र आ रही है, फारूक भाई इस पर क्या है? देखिए, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहले जो थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर वो हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी देखें ना, जुनीजो ग्रुप भी है, फंक्शनल भी है, नून लीग भी है। तो पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी से शहीद भुट्टो ग्रुप निकला था, फिर NPP भी उसी से निकली थी। तो हमारे मुल्क की सियासत में जब मेन बानी के बाद जो दूसरे जो लीडर आते हैं, जो दूसरी सेकंड इन कमांड जिसे कहते हैं, उनकी चूँकि उम्रें एक जैसी होती हैं, उन्होंने किसी एक बड़े लीडर के नीचे काम किया होता है और बड़े लीडर का एहतराम भी होता है और शायद थोड़ा डर व खौफ भी होता है। तो उस वक्त तक तो आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब बड़े लीडर से आप अलग होने लगते हैं तो फिर किसी को ये ख्याल आता है कि भाई मैं अपना कोई ग्रुप बना लूँ या मैं इसी नाम की कोई और पार्टी बना लूँ। तो ये मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ और MKM की हिस्ट्री में भी ये हुआ। लेकिन MKM की हिस्ट्री में MKM के बानी के बाद जो MKM पाकिस्तान बनी, जो कि असल में MKM को बचाने का फार्मूला था। उस वक्त जो 23-22 अगस्त को जो नारा लगा था मुल्क के ख़िलाफ़, अच्छा, लोगों ने उसकी सीरियसनेस को नहीं लिया कि भाई ये 40 साल की मेहनत, जद्दोजहद, हज़ारों शहीदों की क़ुरबानियाँ, हज़ारों लोग पाबंदी सलासल लहे, कैदोबंद की सऊबतें झेली और उनकी क़ुरबानियाँ रायगा चली जाएगी अगर अब हमने मस्ती की और शरारतें की और आपस में अपनी अना का मुज़ाहरा किया। और जो बिगाड़ जिसकी वजह से ये ज़वाल हुआ, इंतशार हुआ, तक़सीम हुई, अब होश के नाखून लेने की बात है। और फ़ारूक भाई का डर व खौफ नहीं है, जैसे शायद MKM के मेन बानी का था। लोग कहते हैं, एक तासुर है, मैं सही और गलत की डिबेट में नहीं जा रहा, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम उनके एहतराम में उनके साथ थे। तो मैं कहता हूँ कि मेरे एहतराम में मेरे साथ आ जाओ और मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अगर मैं पहले से ये देख लेता कि मुझे अपनी मर्ज़ी के लोग रखने हैं और जो मेरे साथ नहीं चलेगा, तो मैं पहले ही, लेकिन मैं सादा आदमी था, मैंने हद से ज़्यादा शराफत का मुज़ाहरा किया मैंने, लेकिन मेरा एक एजेंडा था कि भाई अब रोज़ा रखें, अब ये जो लूट मार या करप्शन और ये जो ज़मीनों पे कब्ज़े और ये जो लोग कर रहे हैं, इन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हम कहाँ ले जाएंगे। पहले तो चले उनका या तो डर व खौफ था या एहतराम था, जिसकी वजह से सब एक थे ना। अब भी अगर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अब आवाम पहले ही हमें वार्निंग दे चुके हैं। 2008 के इलेक्शन में NA 250 हमने लूज़ की, शेर आ गया, शेर आया, शेर आ गया था। और 2008 में हमारी सिर्फ एक सीट नहीं, NA 250, बल्कि हम PTI के हाथों और भी 2-3 सीटें लूज़ करते, वो तो बड़ा ज़ोर लगाकर हमने वो बचा ली। मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अब इंसान के बच्चा बनने का वक्त था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी, हम अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे, अपने मफादात नहीं छोड़ेंगे, हम इज्तिमाई मफाद नहीं, अब भी अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करेंगे। हमारे जो पार्टी की वजह से कारोबार हैं, हमारी जो जायदाद है, अमलाक है, उसको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, लिहाजा हमारी मर्ज़ी के लोग पार्टी में होंगे, टाउन में भी, यूनिट में भी, शोबों में। यह मेरा इख्तलाफ हो गया, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे अलग किया, पहले मेरी सरबराही ले ली। तो मैंने MKM का कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया, मेरी MKM को छीना गया, तो मेरे पास तो रास्ता था, मैं कोई और MKM का ग्रुप बना लेता, मैं MKM F बना लेता, MKM फ़ारूक, या MKM FS फ़ारूक सत्तार बना लेता। मैंने नहीं बनाई, मैंने रजिस्टर नहीं कराई।
मैं अब भी इसी MKM के किबले को दुरुस्त करना चाहता हूँ, इसी को इंसान का बच्चा बनाना चाहता हूँ, इसी में से ख़राबी बिगाड़ को दूर कर, क्योंकि ये वाहिद वो पार्टी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के भी नज़रिए की कहीं अक्कासी करती है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़ुरबानी का भी कहीं पास करती, नज़रियाती जमात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद तक वो पार्टी भी नज़रियाती थी। पर उसके बाद जो आवा का आवा बिगड़ा, वो सबको पता है कि आज वहाँ क्या हाल है, जूतियों में दाल किस तरह बटी है, किस तरह टिकट दिए गए, कौन मंजूर नज़र है, क्या लूट मार हुई है, दही सिंध के लोगों को जिनके वोट लिए उनको क्या मिला, और शहरी सिंध को तो कुछ खैर मिलना ही नहीं था, लेकिन इसके नतीजे में दही और शहरी की खलीज बढ़ गई। ये मैंने हवाला दिया है। अब आते हैं वापस MKM पर। तो मैंने अभी तक कोई ग्रुप नहीं बनाया, मतलब रजिस्टर नहीं कराया। इसका मतलब मैं अब भी इसी MKM पाकिस्तान को, जो असल MKM का सक्सेसर है, वो MKM लंदन, तो इसलिए कि हमने जब उनके हाथ से ले ली तो उन्होंने वहाँ अपनी एक MKM लंदन बना ली, और वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। PSP रजिस्टर्ड है, MKM हकीकी रजिस्टर्ड है, MKM लंदन रजिस्टर्ड नहीं है, वाज़ेह है। MKM पाकिस्तान रजिस्टर्ड है। मैंने कोई पार्टी नहीं बनाई तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने सिर्फ पार्टी में एक प्रेशर ग्रुप बनाया है। तो इसका मतलब है कि मैं तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इंतशार और बिखर जाने के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, समेटना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है, अब मुझे इतना में यकीन है कि आखिरी बात कि नज़रिया, सोच व फिक्र और रूह और जो सोल और स्पिरिट है MKM की, मिडिल क्लास एजुकेटेड सेक्युलर अर्बन फिनोमिनन which will go into rural and all over Pakistan, but Sindh urban phenomenon, और ये यूनिक है। ऐसा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में नहीं, हर जगह मौरूसी सियासत है, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, ख़ानदानी सियासत है, मराद याफ्ता लोगों की सियासत है, लेकिन ये वाहिद पार्टी थी, अब नहीं रही, जो नज़रियाती थी, जो अवामी थी, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की लोग मिसाल देते थे, जिसके नज़्म व ज़ब्त के लोग मिसाल देते थे। फिर वही बात, चाहे वो डर व खौफ में था, चाहे एहतराम में था, लेकिन जब वो बानी से हमें अलग होना पड़ा तो ये चैलेंज तो था कि हमारी उम्रें एक जैसी है, हमारी अना एक दूसरे से टकराएगी, ईगो और मफादात। तो मेरा मफाद इज्तमाई, अवामी, लोगों, इंसानियत का एहतराम, सबके बराबर के हुकूक। कराची, इसीलिए देखें मैंने अब तक सूबे का नारा नहीं लगाया। मैं अब भी कहता हूँ कि ये सिंध की तकसीम की बात करते हैं, इससे हमारा आम सिंधी हमसे दूर जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कराची के सिंधी को पहले कराची का मफाद सोचना चाहिए, फिर पूरे सिंध का। और वो क्या, पानी 65 करोड़ गैलन यौमिया, सर्कुलर ट्रेन, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, निकासी आपका अच्छा निज़ाम, तो पूरे सिंध की सूबाई खुद मुख्तारी, पूरे सिंध के तरक्याती फ़ंड, जो लाड़काना नवाब शाह का केस है अगेंस्ट पंजाब और अगेंस्ट इस्लामाबाद सेंटर। मैं लाड़काना नवाब शाह, जामशोरो, दादू, शिकारपुर, खैरपुर के एक आम सिंधी बेटे, बेटी, बहन और भाई के साथ खड़ा हूँ, उसमें यानी अगेंस्ट पंजाब या अगेंस्ट वफाक मैं खड़ा हूँ उनके साथ। लेकिन अगर कराची में जो सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं और जो उर्दू बोलने वाली, अगर वो 50% आबादी और बाकी 50% सब हैं, तो सबको ओन कराची, सेव कराची, में कराची, क्योंकि इसके बगैर देखें पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान है कि कराची के सिंधी और बलोचों को यहाँ, जब आमिर खान ने नारा लगाया सूबे की तहरीक का, तो उन कौम परस्तों के ज़रिए से आम सिंधी को इश्तियाल दिला के वरगला के महाजिरों के सामने खड़ा कर देना, तो क्या होगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना उनको पानी मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना सर्कुलर ट्रेन उन्हें मिलेगी, ना मुझे मिलेगी, ना कचरा उनका उठेगा, ना मेरा उठेगा, ना गटर उनके ठीक होंगे, ना मेरे। हम कराची के सिंधी, नए सिंधी, उर्दू बोलने वाले, पठान, बलोच, पंजाबी सब सफ़र करेंगे। तो इसका मतलब अब जो मेरा नैरेटिव है वो ये है कि इस वक्त तो ये पार्टियों की तकसीम चाहे MKM के अंदर की हो, चाहे MKM के बाहर की, जो कराची में पार्टियां हैं और जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले भी अगर पार्टियों में तकसीम है, तो हम उन पार्टियों से बाहर निकले। मैं MKM को भी मैंने पकड़ा हुआ है, MKM के नाम से ही अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन हम निकल के कराची को या शहरी सिंध को ऑन करके यहाँ के सारे लोकल रेजिडेंट्स, हर ज़बान बोले, हम सब साथ अगर खड़े हो जाएं तो यकीन माने पीपल्स पार्टी, MQM और PTI और PMLN की सियासत हम बाद में करेंगे। हम 5 साल सिर्फ कराची की सियासत कर लें, क्योंकि कराची बचेगा तो सिंध बचेगा, कराची बचेगा तो पाकिस्तान
बचेगा। कराची को अपनाएंगे तो सिंध को अपनाएंगे, पाकिस्तान को अपनाएंगे। कराची को बचाएंगे, कराची को बनाएंगे तो पाकिस्तान और सिंध को बचाएंगे बनाएंगे। ये मेरा नैरेटिव। तो आपके सवाल का मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात से बात निकल रही थी, मैं अपना कुछ माफ़ी ज़मीर दे दूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके फारूक भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपके इख्तिलाफ MKM हैदराबाद में किन शख्सियात से इसे तासुर दिया जाता है? आपका और आमिर खान में काफ़ी इख्तिलाफ है। देखें, आमिर खान कराची की सियासत में खालिद मकबूल के मुकाबले में ज़्यादा पुराने हैं। भले हकीकी में चले गए थे, फिर माफ़ी मांग कर आ गए और शोहदा की फैमिलीज़ ने उन्हें माफ़ी दी, ठीक है ना। लेकिन आने के बाद बहुत सारी बातें जो उनसे मंसूब हुई, फिर जो हमारी बल्दियाती कारकर्दगी, मेयर की परफॉर्मेंस, वसीम अख्तर हैं, फिर कंवर नवेद भाई जो हैदराबाद के मेयर थे, उनकी वहाँ की ओवरऑल जो हम परफॉर्मेंस को देखते हैं और जो वहाँ से बातें आती हैं, जो वहाँ का आम हैदराबाद का शहरी बात करता है, तो फिर मैंने इंक्वायरी शुरू की और बहुत सारी उनकी बातें और इल्ज़ामात मेरे बहुत सारे इन भाइयों पर थे, वो बिल्कुल सही साबित हुए। बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ गई और मुझे उनके सबूत भी मिल गए। तो मेरा ये कहना था इन सब से, और इनके नीचे जो और कारकुनान की एक बड़ी खेप है जो मुझे लगता है कि बिगाड़ और ख़राबी की वजह है, तो मैंने कहा कि अब हमें पार्टी को दोबारा से लोगों के दिलों में ले जाना है। हल्के की सियासत बाद में होगी, MNA MPA UC चेयरमैन मेयर बाद में बनेंगे, पहले लोगों के दिल में तो जगह करें। वोट बाद में लेंगे, पहले लोगों के दिल तो जीतें। तो मेरी ये सियासत है। तो मैंने कहा कि हम माफ़ी भी मांगेंगे जो माजी में गलत हुआ। हम बल्दियाती कारकर्दगी 4 साल की है भाई। अगर पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात नहीं दिए, वसाइल नहीं दिए, मोटर व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग कंट्रोल कराची की थी, सूबे में ले गए, वो सूबाई बिल्डिंग कंट्रोल हो गए, जो गलत है, कभी नहीं हुआ 70 साल की हिस्ट्री में। ये ले गए वहाँ 2013 में, वाटर बोर्ड ले गए 2008 में, जो कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, जो यहाँ के इलेक्टेड मेयर, यहाँ के इलेक्टेड लोगों के अंडर में हो। अब चाहे वो इलेक्टेड मेयर उर्दू बोलने वाला हो, मेमनी गुजराती बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला, बलोची बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, पंजाबी, कश्मीरी, हज़ारेवाल, सराइकी, कोई ज़बान पाकिस्तान की बोलने वाला, हिंद को कोई ज़बान बोलने वाला कराची का है, कराची का मेयर होना चाहिए। और कराची के काउंसिल जिसमें सब ज़बान बोलने वाले वो ओन करें और वो कराची को चलाएं। वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाना, वाटर बोर्ड का मतलब पानी 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा K4 4 साल में आना चाहिए। 250 सीवरेज की पुरानी लाइनें चेंज होनी, ट्रीटमेंट प्लांट आने चाहिए, S3, ये सारे मंसूबे कराची के लोग। और कराची का मतलब है कि उर्दू बोलने वाला नहीं, गुजराती मेमन बोलने वाला नहीं, काठियावाड़ी मारवाड़ी नहीं, बिहारी हैदराबादी दिल्ली वाला नहीं, सारी पूर्वी ज़बान बोलने वाले, सारी ज़बान पाकिस्तान की सारी ज़बानें बोलने वाले जो कराची में रहते हैं, जो मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं, वो उनका शहर है। इसका मतलब पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में, पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला कराची में, हर कौमियत, हर सकाफ़त का नुमाइंदा कराची में। मतलब कराची में नहीं पाकिस्तान है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो सिंध चलता है। ये हमें नज़रिए को उजागर करके सबको यहाँ जोड़ के सारी पार्टी को कहना कि हमें मत लड़ाएं। हमारा वोट तकसीम होगा ना, पीपल्स पार्टी में ज़्यादा हमारे सिंधी बोलने वाले और बलोची बोलने वाले जाते हैं वोट डालें। MQM में उर्दू बोलने वाला सिंधी या नया सिंधी जाता है वोट डालने। अब मुझे बताएं कि ये तकसीम बाद में जाके जब लड़ाई होती है MQM पीपल्स पार्टी की, तो वो सिंधी महाजर या पुराने नए सिंधी। तो मैं ये कहता हूँ कि इन पार्टियों की सियासत से बाहर निकल के यहाँ का हर ज़बान बोलने वाला आपस में कोई, तो मैं कहता हूँ कि जो जिस इलाके की आबादी है वहाँ के यूथ आगे आ जाएं। वो पुरानी सियासत, पुराने सियासी लीडरों, बाजीगरों को कहें आप रहें, हम कराची को ओन करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। ये मेरा नैरेटिव है, मेरे साथ जुड़ जाएं। हम आज़ाद एक गैर जानिबदार ग्रुप बना लेंगे, सिंध शहरी कौमी मूवमेंट बना लेंगे, मुत्तहदा यकजहती काउंसिल बना लेंगे, मुत्तहदा यकजहती फोरम बना लेंगे। तो मेरा झगड़ा किन से है? मेरा झगड़ा उस सोच से है जो ज़ाती मफाद की है, जो ज़ाती फ़ायदे मराहत उठाने की। PTI ने कुछ नहीं दिया, लेकिन इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं PTI से अलग आने की। 162 अरब के पैकेज में से कुछ नहीं मिला। फिर अब 740 अरब बारिशों, 1100 अरब बारिशों के बाद कहे थे, आज बारिश को पूरा 1 साल हो गया।
एक पैसा नहीं मिला उस 1100 अरब में से। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कराची को, और आप फिर भी बैठे, मिसिंग पर्सन नहीं मिले, कोई ऑफिस वापस नहीं मिला, तो फिर आप क्यों बैठे हुए उनके साथ? आप हुकूमत को सपोर्ट करें, इमरान खान को करें, उसको नो कॉन्फिडेंस के वोट मत डालें, उस स्पीकर को रहने दें, लेकिन आप हुकूमत वजारतों से बाहर आ जाएं और कहेंगे अब 3 महीने में आप हमारे हमारा जो आपसे माहिदा है उस पर 3 महीने में अमल कर दें, फिर हम साथ आएंगे। ये नहीं अक्ल। तो मेरा इस सोच से झगड़ा, जब मफाहिमत है, सिर्फ ज़ाती फ़ायदे, मसलहत ही मसलहत है और मुनाफ़क़त ही मुनाफ़क़त। अब किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ लोगों की इंक्वायरी मैंने की और मुझे बहुत सारी बातें सही मिली। तो फारूक भाई, जैसे आपने अभी कहा कि आपने इंक्वायरी की, वसीम अख्तर भाई के बाद आपके इख्तलाफात रहे, बाद में आप वापस मरकज़ गए थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक जलसा हुआ था टंकी ग्राउंड में, वहाँ पे फारूक भाई आपने वसीम अख्तर भाई का हाथ उठा के कहा था कि इनकी जो हिसाब है, इनका हिसाब मैं दूँगा। इसलिए कि मैं फिर सादा आदमी हूँ, मुझे ये लगा कि इन्होंने मुझे दिल से कबूल कर लिया, मैं वापस आ गया। हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम MKM की इज़्ज़त, हमारी साझी इज़्ज़त है, हमारी खुशियाँ साझी है, तो अब हम एक हैं। तो मैंने उसमें कि अब मैं इनसे जो हिसाब मांग रहा था, अब जब हम दोबारा खड़े तो ये मुझे हिसाब देंगे, मैं आवाम को दे दूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर हिसाब नहीं दिया। खालिद भाई को भी जो हिसाब दिया, खालिद भाई ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको क्लीन चिट दे दी। मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ, वसीम अख्तर मेरा भाई है, मैं इन सबको अब भी साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, आमिर ख़ान हो, कंवर नवीद हो, लेकिन मेरा उस सोच से इख्तलाफ है जहाँ हमने इज्तिमाई, वो क्यों, क्या इनकी कोई कमज़ोरी है पार्टी में? लोग जो बड़े ऊपर हैं, क्या ये कहीं से ब्लैकमेल होते हैं या डिक्टेट होते हैं? मेरी तरह खड़े क्यों नहीं होते? नज़रिए पे खड़े क्यों नहीं होते? आवाम के लिए खड़े क्यों नहीं होते? मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था, जब मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब से पार्टी को ले लिया, कि मुझे उस वक्त स्पेस मिलेगी। ये मेरे सामने किसी ने कंडीशन नहीं रखी, लेकिन माहौल कि मैं अल्ताफ़ हुसैन को गाली दूंगा तो मुझे मिसिंग पर्सन शायद मिल जाएंगे, तो मुझे मेरे दफातर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मेरी तरबियत अच्छी है, मैं तहज़ीब याफ्ता आदमी हूँ। 35 साल जिस आदमी के साथ काम किया, उससे इख्तलाफ 22 अगस्त को हुआ ना, तो उससे पहले उस पर जो इल्ज़ाम आते वो भी अभी तक साबित नहीं हुए, किसी अदालत में नहीं हुए। आप कह रहे हैं दौसन गद्दार नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा जब तक वो साबित नहीं होगा। अगर उनके पास सबूत तो शवाहिद हैं, और 22 अगस्त को तो नारे लगे थे मुल्क के ख़िलाफ़, तो अब तक वो केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? बल्कि हमें 22 अगस्त में आज तक उस केस में अल्ताफ़ हुसैन साहब मेन एक्यूज़ हैं, हम सब उनके को एक्यूज़ हैं, 65 राब्ता कमेटी के और ज़िम्मेदार कारकुनान और प्लस 1500। इसका मतलब जब चाहे जिसको चाहे गिरफ़्तार कर लें। 1500 का नाम नहीं है। शाह शिराज से अगर कोई इख्तलाफ और पंगा हो गया तो शाह शिराज 1500 में आ जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ दुरानी से हो गया तो तहफ़्फ़ुज़ दुरानी आ जाएंगे। तो मतलब वो 1500 उन लोगों के लिए रखी हुई है जो अच्छे बच्चे बन के काम नहीं करेंगे, जो मतलब ये आंखें दिखाएंगे और कहीं सर उठाकर चलेंगे। तो अगर उनको सुधार, तो उनको मतलब पाकिस्तान में तो ये हुआ है ना, तो हम खड़े हैं ना, तो हमें 22 अगस्त में क्यों रखा भाई? हम तो अलग हो गए। अब उन्होंने मजबूरन MKM लंदन बनाई ना, इसलिए कि उनको पता है कि ये असल जो रजिस्टर्ड MKM वो तो फारूक भाई ने ले ली, तो उन्होंने बनाई अलग। तो असल MKM तो फिर यहाँ हुई जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और मैं भी उसी को मानता हूँ। हालांकि उसमें खालिद मकबूल का इलेक्शन गलत हुआ, मुझे निकालना गलत हुआ, मेरी मेंबरशिप ली वो गलत हुआ। उनके पास 24 वोट नहीं थे, 21 थे, लेकिन चलो मैंने कहा आपने कर लिया। लेकिन अब तो हम इंसान के बच्चे बन जाए। एक घर में एक अब्बू होता है ना, एक घर में एक से ज़्यादा बाप नहीं हो सकता, एक बाप होता है, एक घर में एक अब्बू होता है। पहले मैं था तो मुझे नहीं माना, सब अब्बू बन रहे थे। अब खालिद भाई हैं तो उनको भी नहीं मान रहे, अब वहाँ अभी भी सब अब्बू हैं। मैं कहता हूँ खालिद भाई अब्बू बन जाए, मैं उम्र में बड़ा, मैं ताया अब्बू बन जाता हूँ। बाकी वसीम अख्तर बड़े हैं, वो भी ताया अब्बू बन जाए, और कंवर नवेद भी बड़े उनसे मेरे ख्याल में, वो भी ताया अब्बू बन जाए। आमिर खान बराबर हैं, वो चचा बन जाए, और भी लोग हैं। लेकिन जो फिर कारकुनों के सामने हम हिसाब दें कि हम पार्टी में आए थे तो क्या थे, हमारे पास क्या था, हमारे घर कहाँ था, अब हमारे कितने घर हैं, अब हमारे कहाँ कहाँ घर हैं, अब हमारी जायदाद और अमलाक क्या है, अब हमारी फैक्ट्रियाँ मिलें कितनी हैं, हमारी ज़मीनें कितनी हैं, हमारे प्रोजेक्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप बता देना किन किन के प्रोजेक्ट। देखिए, मैं लगाऊंगा तो मेरे पास उस तरह के शायद प्रूफ ना हो, ये कारकुनों की मालूमात।
कोई भी इदारा तहकीकात करेगा, हम जहाँ ताउन कर सकें करें। मैंने तो कहा ना, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या MKM हो, जिसने लूट मार की, करप्शन की, जिसने सिंध के लोगों की उमंगों का कत्ल किया, उनके खून पसीने की कमाई को अपनी जेबों में डाला, उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो MKM का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे PMLN का हो, किसी का भी, और PTI का भी हो। अब तो उसके नाम भी आ रहे हैं, अब उनके यहाँ भी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। फारूक भाई, अभी कल एक सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी ब्रीफ करा है बल्दिया फैक्ट्री के फैसले को। उन्होंने कहा है कि बल्दिया फैक्ट्री का जो फैसला आया था EDC का, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की है। तो फारूक भाई, आपका टेक क्या है? बल्दिया फैक्ट्री पर आग लगाई गई थी या नेचुरली लगी थी? जैसे मुस्तफा भाई कहते हैं ये आग लगाई नहीं गई थी, ये खुद ब खुद आग लगी थी। देखिए, कहीं केस में भी ये साबित नहीं हुआ है कि किसने आग लगाई थी, कैसे लगी थी। वो जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये उस केस से साबित होता है जो चली कि कुछ लोगों ने बल्दिया फैक्ट्री के ओनर को तंग किया हुआ था और शायद भत्ता भी मांगा होगा पहले, और उनका ताल्लुक भी MKM से होगा, और ये गुमान है कि चूँकि भत्ता नहीं दिया उतना जितना मांगा था, इसलिए आग लगाई है। लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ कि आग किसने लगाई थी, एक्सप्लोजिव कहाँ से आता। ये बात अगर मुस्तफ़ा की है तो किसी हद तक सही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि MKM के लोग मुलव्वस नहीं हो सकते या फ़लाँ हो सकता और फ़लाँ नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा। मुस्तफ़ा तो ये कहते हैं कि हम्माद सिद्दीकी नहीं हो सकते, शायद अनीस कायम खानी का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं हो सकता, तो मैं नहीं कह रहा कि उनका ताल्लुक़ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, या रहमान भोला या जो दूसरे नाम आए, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा। नहीं, रहमान भोला को तो सज़ा हुई है, ठीक है ना, रऊफ़ सिद्दीकी को बरी किया गया, तो मैं नहीं कह रहा कि कौन था कौन नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि इस केस में इंसाफ के तकाज़े अभी भी पूरे नहीं हुए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी नहीं हुई। अगर भत्ता मांगने का जुर्म है तो उसमें सज़ा होनी चाहिए जो थी, लेकिन आग लगाना दानिस्ता लगाई, क्योंकि मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई भी इंसान और एक सियासी पार्टी का कारकुन कितना ही ज़ाती हिर्स हो, उसको लालच हो, वो ज़िंदा लोगों को जला दे, ये मेरी अक़ल में बात नहीं आती। मैं एक महज़ब माशरे में रहता हूँ, अगर ऐसा हुआ है और फिर ये साबित हो कि ऐसा हुआ है, तो फिर तो ये 8-8 साल की सज़ा नहीं है, फिर तो उनको खंभों पे लटकाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? फिर ये जो सज़ा दी गई है, ये सज़ा काफ़ी नहीं है। अगर ये लोग हैं, इन्होंने, इसका मतलब है कोई बीच की बात है, शक है, जलाने का सबूत नहीं है, जलाया है नहीं जलाया नहीं पता है, पीछे हिस्ट्री है भत्ता मांगने की गालिबन, उसके बेस पे ये सारी बातें हुई हैं। तो मेरा कहना ये है कि इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और इसको सही तरीके से कमीशन को देखना चाहिए, उन्हें सारे गवाहों को बुलाना चाहिए, मुतासरीन को बुलाना चाहिए, और फिर जो जो सबूत ऐसे मिले जिससे डायरेक्ट साबित हो कि हाँ किसी ने जानबूझकर इंसानों को ज़िंदा जलाया है, तो फिर ये 8-10 साल की 20 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, फिर तो खंबे पे लटकाने की सज़ा होनी चाहिए। फारूक भाई, जैसा भी एक मुल्क में मसला चल रहा है आज़ादी सहाफ़त का, बड़े बड़े साफ़ियों को बैन कर दिया, हामिद मीर की मिसाल आपके सामने, तो एज़ अ फारूक सत्तार या एज सरवर ऑफ MKM आप आज़ादी सहाफ़त को किस तरह से फॉलो करते हैं? थोड़ा बहुत जब सियासी जमातों को इख्तियार मिलता है ना, तो वो अपने आप को अक़ल कुल समझते हैं और वो मीडिया पर दबाव डालते हैं। जैसे माजी में MKM भी डालती थी, MKM के बहुत सारे लोग, मैं MKM के पर पार्टी पर कोई एलिगेशन नहीं लूँगा, क्योंकि पार्टी की पॉलिसी, प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा लिखा हुआ कहीं नहीं। हाँ, MKM के शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, वो समझ रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं। वक्ती तौर पर तो हमारा काम निकल जाता था, लेकिन लॉन्ग रन में कितना नुकसान हुआ। अब वो लोग तो है नहीं जिन्होंने भरमबाजियाँ की, बदमाशियाँ की, लोगों को धमकाया, डराया। वो जो 35 साल से जो अवाम में थे, कारकुनों में थे, नज़रियाती सियासत करते थे, तरबियती नशिस्तें लेते थे, वो आज भी यहीं है, वो सुन रहे हैं इसका। यानी कि तो वो लोग जिन्होंने MKM को बदनाम कराया, ऐसे चंद सौ, चंद हज़ार लोग हर पार्टी में होते हैं। ये MKM की मोनोपोली नहीं है। आज PTI के बहुत सारे लोगों का रवैया मीडिया के साथ क्या है, यानी उस MKM से कुछ कम नहीं है। तो इसका मतलब वो MKM को इस बात पे तो क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आज फिरदौस आशिक अवान ने किस तरह अब्दुल कादिर वो जो मंदो खेल था उसको किस तरह मारा, प्रोग्राम में मारा, किसी की परवाह किए बगैर। तो इसका मतलब ये वो बीमारी है जो हमारी कौमी बीमारी है, ये हमारा कौमी किरदार है, हमारी अना है,
हम किसी पोजीशन पर आ जाते तो हमारा ज़र्फ़ नहीं है कि हम उसको संभाल सकें, बर्दाश्त कर सकें, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें। हम अपने आप को फन्ने खान समझते हैं, हमारी गर्दनों में ये कौमी गिरद सरिया आ जाता है। तो सियासतदान हो तो वो दबाता है मीडिया को, एक पार्टी नहीं सारी पार्टियाँ। फिर मीडिया को जब थोड़ा मौका मिलता है वो समझता है कि मैं अगले को लूँ, वो भी फिर सियासतदानों की ऐसी तैसी करता है। तो जैसे अभी मौजूदा हालात आपके सामने, आपने पूरी तफसील बताई एमकेएम की, अगर यही हालत रहे तो इन फ्यूचर एमकेएम आपको कहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं पहला मिसरा नहीं पढ़ता, वो आप खुद। फिर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा हर शाख पे, तो फिर क्या होगा अंजाम गुलिस्तां। लेकिन ये एमकेएम का नुकसान नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी का अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए ना तो वो पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि अब तो वो वफाकी पार्टी रही नहीं, पूरे सूबों में उसका वो वोट बैंक रहा नहीं, वो उसकी नुमाइंदगी रही नहीं, तो वो तो अब ज़्यादातर सिंध की पार्टी बन गई है। ये मैं बता दूँ, एमकेएम थी शहरी सिंध की पार्टी, लेकिन कराची शहर की कोई भी मेन पार्टी होगी और उसमें तकसीम और इंतशार होगा, वो कराची की इकाइयों में तकसीम होगी। और अगर यहाँ पानी की कमी को लेकर या सूबे के मुतालबे पर सिंधी महाजर को लड़ाया गया तो बेगुनाह मासूम हज़ारों शहरियों का कत्लेआम हो जाएगा, बेगुनाहों का। तो माजी में भी होता है ना, तो हम नहीं होने देंगे ना। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। इसीलिए यहाँ के सिंधी बोलने वाले भाइयों, बलोची बोलने वाले भाइयों को कहता हूँ कि चंद महाजर लीडरों और उर्दू बोलने वालों की बातों में ना आए, ना अपने कौम परस्तों की बातों में आए, ना पीपल्स पार्टी के वडेरों की बातों में आए। कराची को ओन कर लें मेरे साथ मिलके, बस इसको हम बचा लेंगे तो पूरे सिंध का भी मुकदमा हम लड़ लेंगे। सिंध का मुकदमा क्या है? सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम, हम लड़ेंगे इसके लिए, हम नहीं जाने देंगे। तरक्याती फ़ंड, तेल, बिजली, गैस, बंदरगाह, पोर्ट कराची, उसमें हमारा हिस्सा। मैं लाड़काना दादू नवाब शाह शिकारपुर के सिंधी बोलने वाले के साथ हूँ इस मसले पे, लेकिन कराची के, हैदराबाद के, कासमाबाद के, ठट्टा के, यहाँ के सिंधी भाइयों को यहाँ कराची में मेरा साथ देना होगा। 65 करोड़ गैलन पानी लेना है, मरकज़ से भी पैसे लें और सिंध के वडेरों ने भी 13 साल में एक नई बूंद, एक इजाफी कतरा पानी कराची को नहीं दी। 55 करोड़ गैलन था 2008 में, आज 2021 से 55 करोड़ गैलन, 65 करोड़ गैलन की कमी है। आधे से भी ज़्यादा पानी कम है, आबादी डबल हो गई है, पानी आधा है। क्या होगा जब पानी पे लड़ाई होगी? या इधर कौम परस्त सूबा नहीं बनेगा जी, मरसू मरसू सिंध ना देसू, और वो कह देंगे लेके रहेंगे शहरी सिंध या जुनूबी, तो मुझे बताया इस लड़ाई में किसका फ़ायदा होगा? ये है सारा। तो फारूक भाई, अब एक आखिरी सवाल कि एक आम आदमी की सोच, आम कराची की महाजर की सोच में बता रहा हूँ कि वो कहते हैं, अक्सर गली मोहल्लों में जो बात हो रही होती है कि लंदन से खिताब होगा, वो नामजद करेंगे कि ये लीडर है, यफाक भाई, फारूक भाई, मुस्तफा भाई, उसके बाद आवाम उनके पीछे चलेगी। इसलिए फारूक भाई, जो इलेक्शन के रिजल्ट है कि गुलशन की अगर सीट की बात की जाए, 2013 में 1,95,000 वोट लिए थे अब्दुल वसीम भाई ने, और 2018 के इलेक्शन में आमिर चिश्ती साहब ने 24,000 वोट लिए थे। तो कहीं ना कहीं महाजर वोट नहीं दे रहा। बहुत सारी वजूहत है ना। ख़राबी और बिगाड़ तो बानी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने में ही आ गया था। ऐसा नहीं है कि उनके जाने से ही एमकेएम का वोट बैंक नीचे आया। हाँ, जाने के बाद अगर हम संभल जाते, आपस में उनसे अलग होने के बाद अगर हम संभल जाते और आपस में ये लड़ाई ना लड़ते, अपने मफादात को पीछे रखते, इज्तिमाई मफाद, कारकुनों को आजिज़ी इनकिसारी अवाम के साथ, शहीदों की फैमिली के साथ अपने नज़रिए पर अड़ जाते, जो पीटीआई के साथ पैक्ट हुआ है एग्रीमेंट, उस पर अमल दरामद कराते, तो मेरे ख़्याल में वो 1,90,000 का वोट बैंक फिर हम बना लेते। लेकिन हमने तो, हमारे लोगों ने तो अपने मफाद को तरजीह दी, तो फिर तो ये होना था। तो बिगाड़ तो अल्ताफ़ भाई के ज़माने में भी आ गया था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और उस ज़माने में भी 2008 का वोट बैंक देख लो मियाँ, और फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने का 2013 का वोट बैंक देख लो। ग्राफ तो 25 लाख वोट मिला था 2008 में, जब अल्ताफ़ हुसैन बानी थे और कायद भी थे, और 2013 में भी बानी और कायद थे। तो 2013 में क्यों वोट कम है? मतलब है कि वो बिगाड़ तो उनके ज़माने में आ गया था। हाँ, अब लोगों को ये आसरा है कि शायद उनकी वजह से दोबारा जमा हो जाए, क्योंकि हम सब आपस में जमा नहीं हो रहे, तो वो समझते वो आ जाएंगे तो शायद सब जवाब। तो ये लोगों को है। अब ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम में हर आदमी अपने लिहाज से सोचता है। एक आवाम की राय अगर सही है, आपका सर्वे सही है, तो ये राय एक आवाम की एक राय है, लेकिन दूसरी राय भी है। तो एक राय अगर ये है, तो इस राय को इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि ये वैक्यूम रहेगा
और ऐसे हाथों में MQM रहेगी, अच्छे हाथों में नहीं जाएगी। जो क्रेडिबल लोग हैं, काबिल एतबार, क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, जो एक्सेप्टेबल है, बस ये चेहरे आ जाएं, क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल और काबिल एतबार, तो आप देखें। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, खालिद भाई मुझसे एग्री, नैरेटिव क्या है कि क्रेडिबल फेसेस आ जाएं सीनियर लीडरशिप के, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, हर स्ट्रक्चर में, राब्ता कमेटी में 65% यूथ 35 ईयर से कम, 35 साल से कम उम्र के बच्चे, और हर ज़बान बोलने वाला, सिंधी, पंजाबी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, बिल्ती, गिलगिती, ये सब आ जाएं, हर मसलक के लोग आ जाएं, तो 40-50 रुकनी राब्ता कमेटी बना दे, ये सब लोग आ जाएं, और 65% कोटा 35 साल से कम उम्र का। इसी तरह बल्दिया में, कराची और हैदराबाद, मेयर आएगा 35 साल से कम उम्र का लड़का, और बेटी आएगी 35 साल से कम उम्र की बेटी, और 65% यूसी चेयरमैन जो है वो 35 साल से कम। ये नैरेटिव दे, गलतियाँ की, मेयर की परफॉर्मेंस नहीं, 4 साल बैठे रहे और मगरमच्छ के आंसू रोते रहे इख्तियार और इख्तदार के लिए, 3 साल बाद छोड़ देते, रैली निकालते, एहतजाज करते, मोबिलाइज करते, तहरीक चलाते, धरना देते वज़ीर आला हाउस में, ये तो किया नहीं, और बाद में कह रहे हैं कि हमें इख्तियारात नहीं थे, अब सूबा मांग रहे हैं। तो 4 साल में जब अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी और कुछ नहीं हो रहा, तो उस वक्त सूबा क्यों नहीं मांगा? तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे, पहले इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अब सूबे की ट्रक की बत्ती के पीछे, और लड़ाएंगे यहाँ बेगुनाह उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों। चलिए, थैंक यू सो मच फारूक भाई फॉर योर टाइम। नाज़रीन, देखते हैं MQM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।